हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसी वेब या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। और सब्जेक्ट की बात करें तो उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस या पॉल साइंस का सब्जेक्ट है। और वो पॉलिटिकल साइंस में 5th सेमेस्टर में एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी यानी बात करें लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसी वीडियो भी लाई जाए जिसके अंदर हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो और उसके अंदर हमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, या फिर हम कहें लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, यानी इस वाले क्वेश्चन में आपको लोक प्रशासन को डिफाइन भी करना है उसकी परिभाषा के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम इसको आप सभी की जो बुक है उसकी स्लाइड बाई स्लाइड समझते भी रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहली बात तो लोक प्रशासन को हम समझने का प्रयास करते हैं। लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, तो लोक प्रशासन यानी प्रशासन अगर हम देखें तो मुख्य रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। और ये क्या है कि आपका एडमिनिस्टर शब्द से निकला है, जिसका अभिप्राय है किसी व्यक्ति को अपना विचार रखना या उसकी देखभाल करना या उसकी समस्याओं को समझना। किसी व्यक्ति के बारे में विचार रखना, उसकी देखभाल करना या उसे समझना। एक संगठन की विशेषता क्या होती है कि वो समूह में काम करता है। जैसे लोक प्रशासन, प्रशासन संभालना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता, बल्कि ये पूरा का पूरा समूह मिलकर काम करता है। और जो समूह सामूहिक रूप से जब लोग मिलजुल के काम करते हैं तो संगठन की एक विशेषता होती है, जिसमें संयुक्त प्रयास होते हैं, यानी सबके प्रयास होते हैं, सबके तालमेल होते हैं और सभी लोग अपने जो है लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपने उद्देश्य भी उसके अंदर क्या होते हैं, उसके शामिल होते हैं। तो व्यापक रूप से संगठन का मतलब हमें यानी प्रशासन जो है वो एक संगठन या फिर एक समूह के रूप में ही चलाया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति की काम तो नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन के अंदर जो लोगों की नीतियां होती है, कई लोगों की नीतियां होती है और ये किसके द्वारा चलाया जाता है, एक संगठन के द्वारा या फिर एक समाज में एक समूह के द्वारा। किसके लिए चलाया जाता है, लोगों के लिए चलाया जाता है। इसीलिए अलग अलग तरह की राय का होना बहुत आवश्यक है, ताकि जो ये पूरा समूह क्या करे, अलग अलग विभागों के बारे में जिनके पास जानकारी हो और वो सभी के सभी लोग मिलकर लोगों के लिए क्या कर सकें, कार्य कर सकें। जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं समूह के या संगठन के कार्यों के। जैसे अनुशासन के संदर्भ में विद्यालय के अध्ययन के रूप में, आजीविका के संदर्भ में कार्य के विचार पर आधारित होती है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम देखें हर जगह पर, चाहे विद्यालय के अंदर बात करें या फिर और कहीं भी बात करें, तो हमारा संगठित होकर रहकर कार्य करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसकी कुछ परिभाषा दी गई है नीचे। जैसे E.N. ग्लैन के अनुसार प्रशासन एक लंबा और क्या है, अलंकार युक्त शब्द है। प्रशासन क्या है, एक लंबा और अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका अर्थ सदा सीधा है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना या पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना है। तो पहली परिभाषा आपको मिल गई। क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया था कि आप इसकी परिभाषा बताइए। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया था लोक प्रशासन का अर्थ बताइए, और दूसरी चीज आपको इसकी परिभाषा बतानी थी। तो यहाँ पर लोक प्रशासन का जो अर्थ है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है आपका फेलिक्स ए निग्रो। इनके अनुसार प्रशासन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कोई भी आपका पर्पस हो सकता है, कोई भी उद्देश्य उसकी प्राप्ति के लिए पदार्थों का संगठन यानी लोगों का संगठन है। तीसरे नंबर पे आपका J.M. फिफ्नर और इसके साथ साथ आपका R. प्रेस्थम। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया वंचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी वंचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों का संगठन, ये क्या कहलाता है, ये भी प्रशासन कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रशासन आप लोगों के लिए बताया गया है। मैं आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे नंबर के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि हमारे पास ना तो सोल की बुक है, तो ये सोल की बुक है, आप इसमें से पढ़ना चाहो तो इसमें से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका LD वाइट के अनुसार लोक प्रशासन
में उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनके उद्देश्य जो है लोगों में सत्ता का विभाजन होता है। यानी हम कहें कि कई लोग मिलकर क्या करते हैं, सत्ता को चलाते हैं। सत्ता में जितने भी निर्णय होते हैं, जितनी भी नीतियां होती है, वो सभी की सर्वसम्मति से लागू की जाती है और उसे पूरा करने में भी सबकी ही भूमिका होती है। अगला विद्वान है जिसका नाम है लूथर गुलिक। इनके अनुसार प्रशासन का संबंध एक ऐसे कार्यों से है, ऐसे कार्यों के किए जाने से है जिनका निर्धारण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। यानी प्रशासन हम किसी भी पर्पज के लिए जो हम पहले से उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पहले से मोटिव बना लेते हैं, वो सारे के सारे आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है कि लोक प्रशासन का क्या महत्व है, यानी लोक प्रशासन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पेपर में या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखाएगा या फिर आपसे पीपल एडमिनिस्ट्रेशन लिखाएगा, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना कि लोक प्रशासन में क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपसे क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है इसके अंदर। तो यहां पर आप अब इसको भी देख सकते हैं, लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो इसमें हम बात करेंगे इसके कई सारे महत्व हैं। जैसे लोक प्रशासन क्योंकि लोगों के शासन से जुड़ा है, लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे वुडरो विल्सन, जो कौन थे, वुडरो विल्सन कौन थे, ये ध्यान रखना आप सभी को, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि ये सभी समाज में उत्पन्न समस्याओं का परिणाम है। यानी अगर हम देखें हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं वो केवल और केवल समाज के लोगों के द्वारा ही सॉल्व की जा सकती है। इसीलिए अगर हम देखें कि शासन में लोगों की अगर मुख्य भूमिका होगी तो उन लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि समाज उन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। जब समाज ही उससे एक्सक्लूड होगा, समाज ही उसके बाहर होगा, तो वो समस्याएं नहीं निकल पाएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के समय में जो प्रशासन द्वारा कौन कौन सी भूमिकाएं निभाई जा रही है या लोक प्रशासन की क्या क्या भूमिका है, लोक प्रशासन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो लोक प्रशासन सरकार का आधार है। जहां पर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, जहां लोकतंत्र होता है, जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहां पर सरकार बनाने में ये पॉलिसीज या लोक प्रशासन मुख्य भूमिका निभाता है। पहला बात तो आपको ये याद रखना। दूसरा, ये सामान्य जनता की जो उन्नति का साधन है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। तीसरी बात क्या है कि ये व्यक्तियों के जीवन में अनिवार्य कार्य रूप से कार्य करता है। अगर हम अगली बात करें, ये आज के कानून, रणनीतियों और परियोजनाओं को लागू करने में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। आम जनता में शक्ति का संतुलन बनाए रखने में उन्हें मदद करता है। और लास्ट में कृषि पर आधारित राष्ट्रों पे जनता को जोड़ने का एक माध्यम है। अब ये भी इसके अंदर आप क्या कह सकते हो। यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स नीचे जैसे लिखे हुए हैं। लोक प्रशासन का महत्व क्या है, लोक प्रशासन का महत्व यहाँ पर आप देखोगे कि लोक प्रशासन का उद्देश्य जो है सार्वजनिक कुशलता को मान्यता, यानी सभी की भलाई के लिए इसे मान्यता दी गई है। और साथ ही साथ भाई इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है लोक प्रशासन को, कि भाई अधिक से अधिक लोगों के लिए ऐसी नीतियां बनाना जो लोगों के लिए कुशल हो और फायदेमंद हो। कुछ परिदृश्य में यानी कुछ ऐसे संदर्भ भी हमें देखते हैं जिसमें लोक प्रशासन की उत्पादकता में वृद्धि, यानी लोक प्रशासन क्या करता है, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करता है, लोगों की जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाने में, चाहे वो प्राथमिक आधार पे हो चाहे वो किसी भी आधार पे हो, क्योंकि उसमें लोगों का भूमिका जो है उसको बढ़ाने की हम बात या उसका संदर्भ हम इसके अंदर देखते हैं। तो यह क्वेश्चन आप सभी के सामने क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक कार्यकलाप के रूप में लोक प्रशासन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए यही है। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको इसमें सिंपली यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक कार्यकलाप के रूप में, क्रियाकलाप के रूप में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कल्याणकारी राज्य का उदय मानते हैं कि भाई आज के जमाने में जो ज्यादातर कार्य हैं जनता के हित के लिए, वो लोकतांत्रिक सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो कैसी सरकार है। तो आप बोलोगे लोकतांत्रिक जो सरकार है वो कल्याणकारी सरकार है, यानी वो जनता सरकार के कार्यों को करने में
मुख्य भूमिका निभाती है जनता ही, क्योंकि जनता ही सरकार के द्वारा जनता ही सरकार को चुनती है और सरकार फिर जनता के हिसाब से काम करती है। तो एक क्रियाकलाप के रूप में ये एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे सामने। विद्वानों का मानना है कि प्रशासन सरकार की क्रियाओं का भाग है, यानी प्रशासन जो होता है वो सरकार की जो कामकाज है उसी का एक हिस्सा है और ये व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन एक कार्य के रूप में सरकार क्या करती है, इसको करती है। प्रशासन मुख्यतः मानवीय जो है आपके कार्यबल पर प्रभावशाली होता है, यानी जिस प्रकार की सरकार कामकाज करेगी ये वैसे प्रभावित होगा प्रशासन। सरकार अगर अच्छे काम करेगी तो प्रशासन अच्छे से चलेगा, सरकार अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो प्रशासन अच्छे से नहीं चलेगा। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं आते, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आते, यानी जैसे आप देखते हो जैसे जैसे समय आगे बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तो समाज में और प्रशासन में जो है उसमें काफी अंतर आने लगता है धीरे धीरे, और प्रशासनिक सुधार सामाजिक सुधार के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये काफी हद तक हमारे कार्यकलापों पर निर्भर करता है कि लोगों के रहन सहन जिस हिसाब से बदलता है उसी हिसाब से प्रशासन की नीतियां भी जो है हर एक समाज में बदलती हुई है। अगर आज से हम 100 साल पहले के प्रशासन की बात करें तो आज से कंपेयर करोगे आप तो उस समय का प्रशासन कुछ डिफरेंट था, आज का प्रशासन डिफरेंट है। पहले का रहन सहन डिफरेंट था, अब का रहन सहन डिफरेंट है। तो इस वजह से ही इस अलग रहन सहन के कारण ही प्रशासन भी बदलता है और ये हमारे कार्यकलाप या जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे लोक प्रशासन का महत्व इस तरीके से बताया जा सकता है, एक सरकार अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में रह सकती है किंतु बिना इच्छा के प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकती। यानी अगर हम देखें कि आप देखोगे आपकी सरकार के जो बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर वो रहे, जैसे फॉर एग्जांपल जनता सरकार को चुनती है, वो काम करती है इस हिसाब से, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कई देश में आपातकाल लग गया, कई देश के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि सरकारें हैं ही नहीं, सरकारें गिर गई, राष्ट्रपति शासन है, तो उसमें सरकार के जब कई अंग मौजूद नहीं होते तब भी वो अच्छे से कार्य करती है, यानी देश के अंदर वो चलती है। लेकिन फॉर एग्जांपल जब तक लोगों की इच्छाएं नहीं होती तब तक वो अच्छी तरीके से एक प्रशासन जो है वो नहीं चल पाता। ये सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त एक आधार है। हम कह सकते हैं कि जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही उपयुक्त आधार प्रदान करता है और साथ ही साथ में ये क्या करता है, आम जनता के लिए ही सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके द्वारा किसके द्वारा, आम जनता के लिए ही क्या की जाती है, सेवाएं प्रदान की जाती है प्रशासन में। तो एक क्या है, प्रशासन एक सेवा प्रदान करने का भी तरीका है या उपकरण है, आप ये कह सकते हो। अगला पॉइंट क्या है, तो इनसे क्या होती है, नीतियों को लागू करने का भी एक साधन है। यानी लोक प्रशासन क्या है, लोगों की जो भी नीतियां, लोगों की जो भी इच्छा है उनको क्या किया जाता है, लोक प्रशासन के तहत तो सूत्रबद्ध किया जाता है। यानी अलग अलग तरह के समाज में लोग होते हैं, उन सब की अलग अलग इच्छाएं होती है, लेकिन लोक प्रशासन की खूबसूरती है कि अलग अलग लोगों की इच्छाओं के लिए एक ऐसा कंपाइलेशन करना जो सभी के हित के लिए हो, जो सभी को फायदा पहुंचाए। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे एक डिफरेंट चीज पूछी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है सार्वजनिक संगठन और निजी संगठन के बीच में आपको अंतर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछा हुआ सवाल भी है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज। प्रशासन के अंदर एक तो हम देखते हैं सार्वजनिक प्रशासन और एक निजी प्रशासन, पेपर में पूछा गया है। देखो दोनों में अंतर यहाँ पर बताया गया आपकी बुक के अंदर। जैसे कई विद्वान हैं जो सार्वजनिक और निजी संगठनों के बीच में अंतर बताते हैं। जैसे यहाँ पर साइमन ने लोक और निजी प्रशासन में 3 बातों से अंतर बताने का प्रयास किया है। लोक प्रशासन सरकारी होता है जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है, पहला अंतर आप सभी को ध्यान रखना है। लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासनिक जो है अराजनीतिक होता है, यानी वो आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा, लोक प्रशासन जो है आपका लाल फीताशाही से ग्रस्त रहता है। लाल फीताशाही यानी इसमें लोक प्रशासन में जब तक सरकारी अधिकारी, लाल फीताशाही का मतलब ये, जब तक सरकारी अधिकारी अपने डिसीजन नहीं लेते तब तक वो उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया जाता और एक लंबी क्या कहते हैं प्रक्रिया होती है। सरकारी कोई भी निर्णय आने में काफ़ी लंबी प्रक्रिया लगती है, इसीलिए लाल फीताशाही कहा गया है। जबकि जो निजी प्रशासन है वो क्या होता है, उससे मुक्त होता है, लाल फीताशाही से मुक्त होता है। ये आपको याद रखना है, ये 3 आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन और भी
अलग है। जैसे 3 पॉइंट यहाँ पर बता दिए। अब दूसरा पॉइंट बताते हैं हमारे सर जोसेफ स्टोम। इनका कहना है, देखो क्या है कि सभी के लिए समान पहुंच, लोक प्रशासन में सभी नागरिकों को समान पहुंच मिलती है, परंतु निजी प्रशासन में नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। लोक सरकार के द्वारा जो भी नीतियां, लोक प्रशासन के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है वो समाज के हर एक तबके के लिए बनाई जाती है, परंतु निजी प्रशासन के लिए जो होता है वो हम अधिकतर देखते हैं जो लोग पैसे वाले होते हैं या जो कुछ खास किस्म की जाति या कुछ समुदाय से संबंध रखते हैं, केवल उनके लिए ही वो की जाती है। वित्तीय नियंत्रण की बात करते हैं तो सरकारी तंत्र का वित्तीय नियंत्रण क्या कहते हैं, नियंत्रण से होकर गुजरना पड़ता नहीं। सरकारी तंत्र को क्या करना पड़ता है कि एक वित्तीय विभाग होगा, उसके द्वारा जो भी निर्णय या जो भी पैसे दिए जाएंगे उसको उसी हिसाब से उसको काम करना है। जबकि निजी में ऐसा नहीं होता। निजी में प्राइवेट लोग खुद ही क्या करते हैं, उन वित्तीय व्यवस्थाओं की व्यवस्था की खुद ही आपूर्ति करते हैं। जैसे निजी जो होते हैं वो अपनी व्यवस्था खुद करती है, लेकिन जहां पर भी सरकारी तंत्र होगा वहां सरकार के ऊपर हम क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायी और जवाबदेही की बात करते हैं तो सार्वजनिक संगठन अपने राजनीतिक विशेषज्ञ उत्तरदायी होते हैं, यानी सार्वजनिक संगठन में राजनीति के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन अगर हम देखें निजी में ऐसा नहीं देखने को मिलता। लाभ का सिद्धांत, तो ध्यान रखना है कि जो भी सरकार का या जो लोक नीति चलाई जाती है वो लोगों के भले के लिए चलाई जाती है, भले ही उससे लोगों को फायदा हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए चलाई जाती है, भले के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं निजी प्रशासन की तो निजी प्रशासन में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। कई बारी वो सभी लोगों के भले के लिए भी नहीं होती, ऐसा भी होता है। सो और भी नीचे बताए गए, मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में अंतर। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन ही है। देखो पेपर में आपसे सार्वजनिक संगठन के बारे में पूछा जा सकता है और निजी संगठन, सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना पेपर में अगर ये क्वेश्चन भी आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, देखो यहाँ पर बताया भी गया है। अगर लोक प्रशासन निजी प्रशासन के लिए कुछ बिंदु दोगे तो मैंने इस पे वीडियो बना भी रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। वैसे तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। यहाँ पर देखो प्रशासन को जैसे 2 भागों में बांटा गया है ऊपर। यहाँ पर देखोगे एक सार्वजनिक प्रशासन हो गया, एक निजी प्रशासन। सार्वजनिक प्रशासन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक गैर लाभकारी उन्मुख कट्टरवाद भ्रष्टाचार या बाह्य नियंत्रण, दूसरा ये आप लोगों के लिए है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वहां से देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने कहा था कि केवल क्वेश्चन बताने। तो यहाँ पर हम चरणों की बात करते हैं, लोक प्रशासन के विभिन्न चरणों की बात करते हैं। तो इसमें कितने चरण है टोटल अगर आप देखोगे तो इसमें लगभग 5 चरण है। पहला चरण क्या है आपका, प्रथम चरण है राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन। फिर दूसरे चरण में आपका आता है प्रशासनिक सिद्धांत। तीसरे चरण में आ जाता है चुनौतियों का युग। चौथे चरण में आता है अस्मिता का संकट और 5वें चरण में आता है सार्वजनिक नीति का परिप्रेक्ष्य। और ये पूरा का पूरा जो पाठ है अगर आप देखोगे तो ये इसी के ऊपर ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, लोक प्रशासन के विभिन्न चरण। तो एक एक चरण को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे पहला चरण है, पहले चरण में बताया गया कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के मध्य राज्य की भूमिका न्यूनतम थी, यानी सरकार के हाथ में ज्यादा पावर नहीं थी। लेकिन हम देखें क्यों ऐसा होता है, ये जब 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या देखने को मिलता है कि 19वीं शताब्दी सन 1900 के बाद से क्या है तो सरकार का दायरा कमजोर होता गया। वहीं हम 17वीं 15वीं शताब्दी की बात करेंगे तो सारे के सारे नियंत्रण जो थे सरकार के थे, क्योंकि अधिकतर देशों ने क्या किया, उदारवादी नीतियों को अनुसरण करने लग गए। इस वजह से लोक प्रशासन में हम देखते हैं कि राज्य की जो भूमिका है वो धीरे धीरे न्यूनतम होती गई है। जनता की इच्छा के अनुसार शासन ज्यादातर किया जाता है। मुक्त प्रतिस्पर्धा और मुक्त बाजार को ज्यादा महत्व दिया गया है, जैसे मैंने बताया उदारवादी सोच को लेकर। और राज्य एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा गया, यानी सरकार को ये कहा गया है कि सरकार जितना ज्यादा लोगों के कामों में इंटरफेयर करेगी सरकार उतनी ही खराब है। सरकार का कार्य यह है कि लोगों की वो क्या करे, केवल अधिकारों की रक्षा करे। सरकार का काम है समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखे। सरकार का काम है कि वो लोगों के जन कल्याण की नीतियों को लागू करे, बस उसका काम यही है। बाकी समाज में और क्या होना है ये लोगों के ऊपर छोड़ दे। इन परिस्थितियों ने निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं प्रदान की गई और लोक प्रशासन के मौलिक सिद्धांत इन सभी दिन पर उभर के देखे जा सकते हैं। लोक प्रशासन का पहला चरण था जो आपको मैंने समझाया,
1887 में वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनका एक लेख है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड द क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली का मतलब तो ऐसे जो आगे चलकर प्रकाशित होता है, जिसमें इन्होंने बताया लोक प्रशासन का प्रथम लेख माना जाता है। इसे इंपॉर्टेंट है, लोक प्रशासन का प्रथम लेख माना जाता है। और ये ऐसे समय में लिखा गया था जब जनताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, यानी उस समय से पहले, मैंने आपको बताया कि सन 1900 से पहले की बात करेंगे अगर, तो उस समय सारा तंत्र जो था, सरकारी तंत्र था, सरकार के ऊपर ही सारी चीज़ों के लिए हम निर्भर रहते थे। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि सरकार के ऊपर हमें पूरी तरीके से चीज़ों के लिए हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो ये फर्स्ट चरण है, क्योंकि आपको सभी चरणों के बारे में बताना है। पेपर में ऐसा भी हो सकता है किसी एक चरण के बारे में ही आपसे पूछ ले, तो आपको इस वाले में ये लिखना होगा। जब सेकंड चरण के बारे में पूछे तो आपको इसके बारे में बताना होगा। द्वितीय चरण में भाई प्रशासन का द्वितीय चरण जो है वो कब है, 1927 से 1937 तक। इस चरण में हम देखते हैं कि जो इस 20वीं शताब्दी में भाई क्या कहते हैं, लोक प्रशासन तथा राज्य में वैचारिक परिवर्तन हुआ, समाज सुधार हुए, समाज में जो रूढ़िवादी सोच थी उस सोच को खत्म करने की बात हुई। और इसी दौरान जो है जनता तथा निजी प्रशासन के बीच में साझेदारी होने लगी। कुछ ऐसे विभाग थे जो हमें सरकारी तंत्र को ही देने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे विभाग थे जो हमें निजी के लिए, हम उन पे ही निर्भर रहते हैं, निजी के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो हमने क्या किया, दूसरे चरण में प्रशासन संबंधित बंटवारे कर दिए। कुछ बंटवारा कैसा हुआ, राज्य को कौन सा बंटवारा देना है, मतलब सरकारी तंत्र में कौन कौन से रखने कार्य को और कौन कौन से निजी में, ये हमने इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस काल के अंदर। तीसरे चरण की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे चरण में क्या किया गया, 1930 के दशक में हुआ, और इसमें भी कई सारे परिवर्तन देखे गए, जिसने लोक प्रशासन की प्रकृति को भी क्या किया, प्रभावित किया। लोक प्रशासन की प्रकृति को क्या किया, प्रभावित किया। निजी क्षेत्र तथा बाजार नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विफल रहे। यानी जब बाजार और निजी, हमने देखा पहले क्या था, सरकारी तंत्र से निजी की तरफ जा रहा था, अब निजी भी जब विफल रहता है जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में, तो बाजार को राज्य के नियंत्रण में लाना पड़ा। यानी बाजार को किसके नियंत्रण में लाना पड़ा, राज्य के नियंत्रण में लाना पड़ा। और ये आवश्यक माना गया कि सार्वजनिक प्रबंधन के लिए सार्वजनिक सेवाओं को हमें सरकारी तंत्र के हाथ में या फिर देना ही होगा, क्योंकि इससे समाज के अंदर असंतुलन पैदा नहीं होगा। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो रह जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना होगा कि जो भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अधिकतर जनताओं को प्रभावित करती है, वो हमें किसको देना होगा, सरकारी तंत्र के हाथ में ही देना होगा। इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। जो अगला चरण था आपका, चौथा चरण, अस्मिताओं का संकट, तो इसमें क्या हुआ, फिर लोक प्रशासन की अवधारणा में फिर परिवर्तन हुआ, और इसमें वैज्ञानिक साधन को भी इसमें जोड़ देखने को मिलता है। इसमें इसके टाइम पीरियड को अगर आप देखोगे तो ये ध्यान रखना आप सभी को। अब इसमें क्या बताया साइमन जी ने इस बुक के अंदर, देखो अपनी बुक थी, इनकी बुक का नाम है, आप यहाँ पर बुक का नाम लिख लेना, याद कर लेना। मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर इन्होंने, साइमन ने बताया कि ना केवल प्रशासनिक को सैद्धांतिक सीमाओं के विषय की बात की इन्होंने, बल्कि इन्होंने लोक प्रशासन को वैज्ञानिक विश्लेषण का भी महत्व दिया। यानी उन्होंने कहा कि हमें ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किन कारणों की वजह से हमारे जो नीतियां हैं वो फ्लॉप होती है, या फिर हम अच्छी नीतियां बनाने में असफल रहते हैं, और ताकि उन कमियों को दूर करके हमें उसके अंदर और अच्छी तरीके से सुधार किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर जो है वो आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है प्रशासन के सामान्य सिद्धांत को बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को करना है, सभी बच्चों को। प्रशासन का सामान्य सिद्धांत आखिर कहता क्या है, जरा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगली यूनिट में ही आप सभी के लिए। तो जो जो क्वेश्चन मैंने वैसे आप लोगों को बताए, आपको वो क्वेश्चन तो पक्का करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में आप सभी को, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रशासन का सामान्य सिद्धांत, इसमें बताया गया है कि प्रशासन का सामान्य सिद्धांत क्या होता है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को विभागीय सिद्धांत समझना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है कि सिद्धांत का कार्य विभाजन और विभाग निर्माण के लिए 4 आधार प्रदान करता है, क्योंकि जब भी निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसीलिए 4PS का सुझाव दिया गया है, जिसमें 4PS में पहला आता है आपका पर्पस, दूसरा आता है आपका प्रक्रिया यानी प्रोसेस, तीसरे नंबर पे आपका व्यक्ति या पर्सन, और चौथे नंबर पे आपका प्लेस आता है।
और इस तरीके से इसका विभाजन किया जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब ये है, उद्देश्य का अर्थ किसी संगठन के प्रमुख कार्य और लक्ष्यों की पहचान करना, कि क्या काम करना है, पहले तो इसकी पहचान करना और उसके अनुसार ही वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर विभिन्न विभागों का निर्माण किया जाता है। अब जब विभागों का निर्माण किया जाएगा तो उनके बीच में क्या किया जाएगा, कार्यों का भी निर्धारण किया जाएगा। जैसे प्रक्रिया में क्या होगा कि एक ऐसी प्रक्रिया, इसका क्या करना है कि विभागों, अलग अलग विभाग को तो बना दिया, लेकिन उन सभी विभागों को, उन सभी डिपार्टमेंट्स को, विभागों को एक साथ काम करना है। पूरा काम करने के लिए उन्हें कौशल की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, सॉफ्टवेयर की, अशुलिपि यानी जो जिस तरीके से जो भी प्रोसेस होगा उनका काम करने का, इन सभी प्रोसेस को उसको सपोर्ट करना है। सेकंड में आपको ये याद रखना है। तीसरे में व्यक्ति, तीसरा काम व्यक्ति, जैसे व्यक्ति कौन हो सकता है, ग्राहक, युद्ध में कोई दिग्गज है वो, या फिर आपका पेंशन भोगी, उद्योगी, कोई भी ग्राहक हो सकता है। और इसमें किन व्यक्तियों के लिए हम नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना होता है। चौथा, किन स्थानों के लिए और किन परिस्थितियों में इनका क्या किया जा रहा है, योजनाओं को बनाया जा रहा है, हमें ये भी इसके अंदर देखना होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को इन 4 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप सभी को सबको करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की संकल्पना बतानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये मैक्स वेबर से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैक्स वेबर से 3 सवाल हमने आप सभी को बताए। पहला, मैक्स वेबर के अनुसार जो है लोक प्रशासन बताना है। मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार क्या है, इसको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि भाई मैक्स वेबर की जो नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है, इसकी क्या करनी है, आपको आलोचना करनी है। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक एक करके हम इन तीनों क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैक्स वेबर के बारे में, तो मैक्स वेबर वाला कॉन्सेप्ट अभी हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले मैक्स वेबर के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैक्स वेबर जो है, जिनका जन्म पश्चिमी जर्मनी में एक व्यावसायिक परिवार में हुआ था। वस्त्र निर्माण के कार्य में उनका परिवार शामिल था। 1882 में अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपका हेडलबर्ग नाम का विश्वविद्यालय यानी कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने कानून का अध्ययन किया और अपना डॉक्टरेट पूरा किया यानी पीएचडी इन्होंने की। और इसके बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में वो एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने कानून के विषय में अनेक लेख लिखे, जिनमें से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक उल्लेख किया, यानी कानून होने के क्या क्या कारण है। तो उन्होंने वेबर का जो मुख्य कंसर्न रहा अध्ययन का, वो विश्लेषण करना रहा और व्यवस्थित रूप से करना रहा। और साथ ही साथ में इसीलिए उनका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक और संगठनात्मक विषयों की तरफ जाने लगा, क्योंकि उनका अध्ययन का विषय ही ये था, इसीलिए उनका इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ा। अब नौकरशाही का अर्थ मैक्स वेबर जी ने क्या बताया, ये नौकरशाही जिसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, आपके पेपर में ब्यूरोक्रेसी भी लिखा आ सकता है। तो नौकरशाही का एक सरल अर्थ क्या है, डेस्क सरकार। डेस्क सरकार का मतलब क्या है, 1745 में फ्रांस में क्या हुए, आपके विंसेंट डी गुन्नी ने पहली बार नौकरशाही शब्द को गढ़ा। तो आपसे पूछा था नौकरशाही शब्द किस, आप लिख भी सकते हो नौकरशाही के अर्थ में। सबसे पहले क्या किया भाई, फ्रांस की सरकार में एक विंसेंट डी गुन्नी थे, उन्होंने क्या किया, नौकरशाही शब्द को सबसे पहले एक्सप्लेन किया। उनके बाद में कई फ्रांसीसी लेखक रहे जिन्होंने नौकरशाही को लोकप्रिय बनाने लगे, यानी पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया, काफी पॉपुलर भी हुआ। तो और इस शब्द को एक्सप्लेन अलग अलग विद्वान जो है वो अपने अपने हिसाब से करने लगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे हमारे, जिसका नाम था जेएस मिल, है ना, मॉस्का और आपका मिशेल। इन सभी ने नौकरशाही पर विस्तार से लेख लिखे थे। वेबर ने नौकरशाही की जो अधिकारियों की और जो प्रशासनिक इकाई है उनको अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाता है, यानी नौकरशाही में क्या काम होता है, नौकरशाही किस तरीके से अच्छी बनाई जा सकती है, कुशलता से कैसे काम करती है, कैसे क्या उसकी कमी है, इन सब चीज़ों को इन्होंने नौकरशाही के बारे में इन्होंने बताया है। साथ ही साथ में उनकी राय में आधुनिक समय में काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं प्रशासनिक निर्णयों पर वाद विवाद होता है, तो
हम इन वाद विवाद से भी कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि ये तो अब हो गया इनका इंट्रो, तो अब डायरेक्टली अगर हम बात करें प्राधिकार पे मैक्स वेबर के सिद्धांत के बारे में, जैसे वैसे मैंने मैक्स वेबर के जो नौकरशाही पे विचार है उस पर वीडियो बना रखी है। हालांकि आप डायरेक्टली देखोगे तो वो इग्नू वाले बच्चों के लिए बना रखी है। आप लिखिए मैक्स वेबर के नौकरशाही पे विचार बाय सोल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो मैक्स वेबर के विचार तो मैक्स वेबर के विचार ही रहेंगे, चाहे सोल वाले बच्चे पढ़े, चाहे वो इग्नू वाले बच्चे पढ़े, चाहे वो रेगुलर वाले पढ़े, कोई भी पढ़े। तो वो जब क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम है तो वो वाली वीडियो आपको कहूंगा आप उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ ही मिनटों में मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। प्राधिकार पे मैक्स वेबर के क्या विचार है, तो मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री की घटना के रूप में नौकरशाही को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रभुत्व के सिद्धांत को सामान्य संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रभुत्व का सिद्धांत जो है, यानी प्राधिकार जो है, प्रभुत्व का जो सिद्धांत है वो शक्ति को दर्शाता है, यानी शक्ति ही प्राधिकार है। और शासक और साथी के बीच, जो शासक है और एक शासित लोग है यानी जो जनता है, उन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। जनता जो होती है वो अपनी सारी की सारी शक्तियां शासक को देती है, और जब शासक अपने शासक को वो तभी स्वीकार करती है, यानी तभी वह स्वीकार करती है जब वो शासक अच्छे तरीके से काम करता है। जब वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता तो शासित जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो शासक का विद्रोह कर देती है। और ऐसे में हम देखते हैं कि जो प्राधिकार शक्ति का उपयोग कर रहा होता है ना, वो शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता है अगर वो अच्छे से शासन नहीं करता है। आप सभी को याद रखना है। तो मैक्स वेबर जी ने क्या किया कि भाई 3 प्रकार से वैधता की पहचान करी है। यहाँ पर तीनों के तीनों प्रकार बताए गए। एक करिश्माई प्राधिकार है, एक परंपरागत प्राधिकार है, और एक आपका विधिक तार्किक प्रभाव है। वैसे मैंने बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में मैंने उसमें बता रखा है। आप कोशिश करना कि आप उस वाली वीडियो से ही कंसर्नली इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तार्किक निर्णयों पर आपके हर्बर्ट साइमन के विचार। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं वो चाहता नहीं। हर्बर्ट साइमन के विचार जो है ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है, और ये हमने एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि निर्णय निर्धारण करने में आप निर्णय कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उसके निर्णय निर्धारण से आप क्या समझते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार है, इन सभी का आपको वर्णन करना है। तार्किक निर्णय के आपको आलोचना भी करना है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि भाई प्रशासनिक विकास की उत्पत्ति और साथ ही साथ में विकास का वर्णन बताना है कि विकास प्रशासन का उत्पत्ति कैसे हुआ है और विकास प्रशासन का विकास कैसे हुआ है, ये इमर्जिंग कैसे हुआ है, यही कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास प्रशासन पर आपका फ्रेंड रिंगस के विचार आपसे पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। लोक नीति से क्या समझते हो, इस पे वीडियो बना रखी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं देखो कुछ क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट ज्यादा लिख रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को पक्का करना ही करना है। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं किया तो सोचो वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ सकता है आप लोगों के। मैं देखो सभी क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन के आगे लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको करने ही करना है अच्छे तरीके से। लोक नीति से आप क्या समझते हैं और लोक नीति के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति विश्लेषण का क्या महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, आपको इसका वर्णन करना है। नीति निर्माण के प्रमुख मॉडलों की आपको व्याख्या करनी है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को करना है। कौन कौन से मॉडल है ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट है सार्वजनिक नीति से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक नीति की प्रमुख लक्षण। सार्वजनिक नीति और या सार्वजनिक प्रशासन, उसके बारे में आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो, तो आप वो भी याद है तो आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक नीति हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो भाई हम सभी के लिए नीतियां बनाई जाती है सार्वजनिक, और हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आपने देख लिया, अगर आपने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो ये आप कर लोगे। और एक नीति चक्र द्वारा किन किन चुनौतियों का सामना किया जाता है, एक आप क्वेश्चन ये भी कर लेना। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने क्वेश्चन आपको करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और साथ ही साथ में मिलता हूं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। आप कमेंट करके बताएं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन इसमें से आए थे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको चाहे 4 क्वेश्चन पेपर में करने हो, चाहे आपको 5 क्वेश्चन करने हो। 4 क्वेश्चन करने होंगे तो 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे तो 10 आएंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 4 क्वेश्चन करने हैं लेकिन 6 क्वेश्चन आए, लेकिन ये केवल और केवल आप देखोगे तो जो आपका ओपन बुक टेस्ट हो रहा था कोविड के काल में तब हुआ था, तो ये तो हटा दो आप, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आएगा या ये आएगा इस हिसाब से। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।